अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंस्पेक्शन और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है कि लोगों को जान जो है वो किस तरीके से बचाई जा सकती है बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पर। हमने देखा है कि एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो कराची में पेश आया, जिसमें फायर एग्ज़िट ना होने की वजह से और लोगों को जो सेफ्टी मेजर्स थे वो उनका पता ही नहीं था, तो जिसकी वजह से 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। तो उसके ऊपर मरियम नवाज़ का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि खुदा न खास्ता पंजाब में कोई ऐसा वाक़या ना रोनुमा हो जाए, तो उसकी वजह से लोग जो हैं उनको अब मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ में जाकर और मार्केट्स में जाकर आगाही मुहिम दी जा रही है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस सेफ्टी मेजर्स को अपना रहे हैं। तो आज हम आए हैं एक फैक्ट्री में और यहाँ पर जो है वो सिविल डिफेंस और रेस्क्यू का अमला जो है वो इनको सेफ्टी मेजर्स सिखा रहा है। तो कसीर तादाद जो है वो एम्प्लॉइज़ की यहाँ पर मौजूद है, जिसमें फ़ीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। और फीमेल और मेल्स ने यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सीख रहे हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त जो एक डमी के ऊपर जो है वो CPR करना सिखाया जा रहा है। CPR क्या होता है? CPR होता है कि चेस्ट पर एक मखसूस रिदम के साथ जो है वो ज़ोर देना और कंटिन्यूसली प्रेशर देना, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और इससे इंसान का जो ज़िंदगी है वो वापस आ सकती है। तो इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपने ट्रेनिंग्स दी हैं इनको, वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या ट्रेनिंग्स जो है वो दी जा रही है, उससे फ़ायदा क्या होगा? जी देखें, बढ़ते हुए हादसात की रेशो के मुनासिब से सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो फायर सेफ्टी और रेस्क्यू की और CPR की ट्रेनिंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल सेक्टर्स में, प्लाज़ों में प्रोवाइड करी है। तो आज हम इस फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आए हुए हैं, तो हम पार्टिसिपेंट्स को, लोगों को फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड और CPR की ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है, ताकि कोई भी अगर हादसा हो जाए तो ये लोग इस कदर ख़ुद प्रिपेयर हों कि ये अपनी जान, अपने साथ जो वर्कर्स हैं उनकी जानों को भी ये लोग बचा सकें। अच्छा, हमने देखा है एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो कराची में अभी रोनुमा हुआ। 50 से ज़ायद जो है लोग अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार गए। क्या समझते हैं कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी या उनको ज़ाहिर सी बात है आगाही नहीं थी कि इमरजेंसी सिचुएशन को निपटना किस तरह है, तभी ये इतना बड़ा वाक़या हुआ? जी इसमें देखें, ट्रेनिंग और आगाही तो वैसे बुनियादी तौर पर जो है करवाई जा रही है, हो भी रही है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर उस मौके पर जो लोग हों वो ट्रेंड लोग जो हैं वो मौजूद ना हों, इसकी वजह से भी हादसा जो है वो बढ़ सकती है। अभी मुकम्मल उसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाए तो फिर हमें बेहतर तौर पर अंदाज़ा होगा कि क्या रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग्स क्या हैं, फिर ही हम उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी उसके बारे में से कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, इसी के साथ आप ये बताएं, हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि क्या इक्विपमेंट्स होते हैं सेफ्टी मेजर्स के और सेफ्टी मेजर्स किस तरीके से रखने चाहिए। आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि जो अभी ये तो चले, ये जो बैठे हुए हैं एम्प्लॉइज़ हैं सारे, ये तो चंद तादाद में, मगर हमारे व्यूअर्स तो बहुत हैं जो कि हमें देख रहे होंगे। तो उनके लिए आप ज़रा बताएं कि किस तरीके से उन्हें सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अपनाने चाहिए अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। देखिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के हैं। आग से बचाव के लिए अलग हैं, फर्स्ट एड के लिए अलग हैं, रेस्क्यू के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो अलग हैं। अगर हम फायर की बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जिसके अंदर पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर ब्लैंकेट्स हैं, फायर बकेट्स हैं, फायर बॉल्स हैं। तो इस तरह के आग बुझाने वाले मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं। अगर हम फर्स्ट एड की तरफ आएँ तो उसके अंदर बैंडेजेस हैं, सीजर्स हैं, उसके अंदर पायोडीन वगैरह हो गया, उसके अंदर वो गेजेस होती हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की, अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास स्ट्रेचर होते हैं, रेस्क्यू बैग होता है, रेस्क्यू जंपिंग शीट्स होती हैं, तो वो हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे इदारे में किसी भी जगह है। अब हर इदारे के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वहाँ पर जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो हों। फर्स्ट एड बॉक्स जो हैं वो हर इदारे में, और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हर इदारे में लाजमी होता है। अगर कोई बड़ा इदारा है तो हर 30 से 40 फुट के फासले के ऊपर
एक फायर एक्सटिंग्विशर या 2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लाजमी होने चाहिए। जी, वो लाजमी होने चाहिए। फायर एग्जिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि फायर एग्जिट्स ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो देखने को मिलती हैं। तो फायर एग्जिट्स किस तरीके से पॉइंट करने चाहिए? एक बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसमें फायर एग्जिट किधर होना चाहिए? बुनियादी तौर पर फायर एग्ज़िट जो हैं वो एक ऐसा रूट बनाया जाता है कि ड्यूरिंग एमरजेंसी जो लोग हैं अंदर, जो भी कस्टमर्स हैं या वर्कर्स हैं, वो वहाँ से सेफली एग्ज़िट हो सकें। तो वो उसके लिए अगर तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि वो एक सेपरेट जो है एक्सटर्नल स्टेयरकेस जो है फायर एग्ज़िट के तौर पर, एमरजेंसी एग्ज़िट के तौर पर बनाया जाए। अगर तो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ डोर्स जो हैं वो एग्ज़िट के लिए बनाए जाएँ, ताकि अगर एक एंट्रेंस जो है वो बंद है, दूसरा एग्ज़िट भी बंद हो सकता है, तो 3 से 4 मुख्तलिफ लोकेशंस पर ऐसे एग्ज़िट डोर्स हों जहाँ से वर्कर जो है वो सेफली वहाँ से एवैक्यूएट हो सके, एग्ज़िट हो सके। अच्छा, हम एक और भी चीज़ देखते हैं कि अभी आपने बात की थी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने उसकी इकसाम बताई। क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स अगर एक्सपायर हो जाएं, इनकी एक्सपायरी भी होती है पहली तो ये, और अगर होती है तो फिर क्या तब भी वो काबिल इस्तेमाल हो सकते हैं? क्योंकि एक अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसने तो प्रेशर देके सिर्फ पाउडर ही फेंकना है ना। जी। बेसिकली जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जितने भी हैं वो 1 साल के बाद खुद ही एक्सपायर हो जाते हैं। बेसिकली उनके अंदर जो प्रेशर दिया गया होता है, ज़्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दिया होता है, तो वो 1 साल के बाद खुद ब खुद जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हर साल फायर एक्सटिंग्विशर जो है रीफ़िल जो है वो करवाए जाते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर जो एक्सपायर हो चुका है वो अगर आप उसको ड्यूरिंग एमरजेंसी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करेंगे भी सही तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर प्रेशर नहीं है, मटीरियल निकलेगा ही नहीं। हो गया, यानी कि आपको ये तो लाजमी है कि फायर एक्सटिंग्विशर आपको सेफ्टी मेजर्स के लिए वर्किंग होना चाहिए। अच्छा, लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, जिस तरह फायर बॉल्स आ गई हैं, तो क्या इनकी भी एक्सपायरी होती है? क्योंकि फायर बॉल्स जो हैं वो तो काफ़ी अरसे तक होल्ड हो सकती है। फायर बॉल जो है वो 3 साल तक उसकी कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फायर बॉल जो है वो एक किसी कंटेनर में की आग के ऊपर या कोई बंद जो जगह हो उस पे इस्तेमाल हो सकती है। अगर बड़ा हॉल है, जैसे हम जिस अभी ट्रेनिंग हॉल में, इसमें हम फायर बॉल इस्तेमाल करेंगे भी सही तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। वो बंद कंटेनर की आग के ऊपर फायर बॉल है, उसने ब्लास्ट होना है, उसने फटना है, और उसका एक मखसूस जो है वो उसके अंदर क्वांटिटी में पाउडर है, तो वो बड़ी आग वो सिर्फ एक ही जगह पर ही फिक्स हो सकता है, वो एज अ सेफ्टी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, कहीं पर भी फेंकें उसको, अगर कहीं पर भी फेंकें वो बुझा देगा आग, तो ये ज़रूरी नहीं है फायर बॉल के लिए। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा है जिसको हम फायर की बेस पे अगर हम उसको रख कर इस्तेमाल करें तो आग बुझ जाएगी। अच्छा, इसी के साथ ही अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की तरफ, इलेक्ट्रिकल की वजह से कोई आग लग जाती है तो तब इंसान को क्या सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि लोग डरते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हाथ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि करंट लगने का खतरा होता है, तो उसको फिर किस तरीके से डील कर सकता है एक आम शख्स? बेसिकली इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे पहला SOP यही है कि आपने मेन बिजली ज़रूर बंद करनी है। सर, अगर ना बंद हो सके तो फिर? अगर बंद ना हो सकती हो तो फिर आपने कभी भी पानी का इस्तेमाल जो है बिजली की आग के ऊपर नहीं करना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर गलतियाँ हम लोग यही करते हैं, बिजली की आग पे पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए आप फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रेत का, मिट्टी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, या आपके पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है या DCP, ये भी फायर की इलेक्ट्रिक। इसमें लिक्विड फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं यूज? नो, ना वाटर, ना IFFF या कोई भी लिक्विड ऐसा जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी के साथ ही एक और चीज़ बताइएगा कि पेट्रोल से आग लगाना और सिलेंडर से, क्योंकि ये होटल्स के अंदर देखें या घरों के अंदर देखें तो गाड़ियों में भी आग लग जाती है तो लोग घबरा जाते हैं। कारों के अंदर भी क्या इसी तरीके से कोई इक्विपमेंट्स रखने चाहिए? और पेट्रोल की आग और सिलेंडर की आग से फर्स्ट एड किस तरीके से दी जा सकती है? बेसिकली सबसे पहले बात की जाए तो गाड़ी में तो छोटे सिलेंडर जो है मुख्तलिफ साइज़ के आते हैं, तो जो छोटे साइज़ का सिलेंडर है वो हम अपनी गाड़ी में, हर बंदा जो है जो देख रहे हैं, जो सामीन है, वो अपनी गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है छोटे साइज़ का लाजमी रखें। फिर आपने बात की है कि हम अपने घरों में LPG सिलेंडर्स को आग लग जाती है, तो LPG सिलेंडर के लिए भी हर घर में, हर किचन में एक फायर ब्लैंकेट लाजमी होनी चाहिए। फायर ब्लैंकेट LPG सिलेंडर्स के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकती है, और अगर बाज़ औक़ात ख़वातीन जो है किचन में काम कर रही होती हैं, दुपट्टे पर या कपड़ों में आग लग जाती है, तो फायर ब्लैंकेट उसके ऊपर भी इस्तेमाल जो है वो हो सकती है। ये है जी कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि आपको करनी चाहिए अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, अपनी मार्केट्स में। अब इसके बाद हम आवाम से बात करेंगे कि वो उन्होंने क्या सीखा आज के इस वर्कशॉप से और किस तरीके से वो अपने और अपने प्यारों की और अपने दोस्तों अहबाब की जान जो है वो बचा सकते हैं। वक्त एक ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ अवाम मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि आपने आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या कुछ सीखा है और किस तरीके से आप जो है उस पर अमल करेंगे? अच्छा, बेसिकली हम यहाँ सेफ्टी के प्रैक्टिसेस तो करते होते हैं, ठीक है, लेकिन एक ये होता है कि एक प्रोफेशनली इदारे से अपनी ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, तो ये हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी प्रैक्टिसेस कर तो रहे होते हैं लेकिन वो एज़ पर स्टैंडर्ड या थोड़ा सा गैप होल रह जाते हैं। तो जब ये प्रोफेशनल लोग हमारे पास आते हैं, वो करके बताते हैं और हमसे फिर करवाते हैं, तो वो जो गैप्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए मुफीद भी है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट होते हैं ये सिर्फ घर तक या इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहते, ये हमारी सोसाइटी तक भी हैं, ठीक है। गुज़रते हुए किसी को इंसिडेंट हो गया है, तो अगर हमने ये चीज़ सीखी हुई है और हम वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और उस वक्त उसकी जान बच जाए, तो वो ट्रेनिंग का फ़ायदा तो फिर ओवरऑल पूरी इंसानियत के लिए हो गया ना। तो ये हमारी ट्रेनिंग का फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा हुआ है। इस ट्रेनिंग के साथ आपको ये भी चीज़ सिखाई गई है कि अपने असाब पर कंट्रोल रखना, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है सबसे पहला आपके असाब पर आपका कंट्रोल नहीं रहता और आप फिर हर चीज़ ही पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, और पैनिक जब होता है तो घबरा कर फिर कुछ भी चीज़ जो है वो आप चाहे सीखी भी हो तो वो नहीं हो सकती। जी जी, ऐसा ही है। जैसे अब ये हमें बताते हैं कि जब कोई एमरजेंसी होगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप हैं पड़े, तो हम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे और पैनिक नहीं होना। जब पैनिक हो जाएंगे तो जो चीज़ हमें आ भी रही होगी हम वो कर भी नहीं पाएंगे। तो ये इस ट्रेनिंग का मकसद भी और हमें फ़ायदा भी यही हुआ है कि हम किस तरह अपने जज्बात पे काबू पाएंगे इन केस ऑफ एमरजेंसी, कि हम उस पे काबू पाकर हम प्रॉपरली ही उस इंसिडेंट को छोटे ही इंसिडेंट तक रखें, ना कि उसको बड़ा होने दें। जी ये जी इन्होंने सीखा है और अभी मज़ीद जो है वो हम और लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मॉक एक्सरसाइज के ऊपर। बच्चों को अब स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इनको मॉक एक्सरसाइज करवाई जा रही है। आग लगाई हुई है और इस वक्त इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो एक शख्स ने पकड़ा हुआ है और ये वाटर के थ्रू जो है वो वाटर जेट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो चीज़ अब इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से अब ये वाटर जेट से जो है फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू आग जो है वो रोकी जाएगी। अच्छा, अब ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं वो उनको एक एक तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप जो आग है उसको काबू में ला सकते हैं। सर इमरान साहब ये बताइएगा कि अब ये पानी के थ्रू सिखा रहे हैं, ये वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेसिकली वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। सॉलिड्स की आग को हमेशा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर से ही बुझाया जाता है। इसके अलावा अगर हम पाउडर या CO2 इस्तेमाल करेंगे उससे बुझेगी नहीं इसकी आग, तो इसलिए वाटर से इसको बुझाया जा रहा है। ये बेसिकली इसको चलाने के लिए सबसे पहले हमने टिपिन को रिमूव करना है, उसके बाद हमने आग की जड़ का निशाना बनाना है। आग की जड़ का तयन करके फिर हमने इसको चलाना है। जब हम इसको बेस से कवर करेंगे तो फिर इसकी आग जो है मुकम्मल तौर पर बुझ पाएगी। अब ये इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि लोग जब अपने हाथ से चलाएंगे सीखेंगे तो बेहतर तौर पर इनको अंदाज़ा होगा कि इसको हमने यूटिलाइज़ करना कैसे। तो हमारे साथ फीमेल्स भी हैं जो कि सीख रही हैं और मेल्स भी हैं जो कि इसको सीख रहे हैं, ताकि हाथ से कोई टाइम फ्लेम कोई लिमिट नहीं होती है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो तमाम लोग जो हैं इसके बारे में अवेयर हों। मैडम एक कदम आगे एक कदम पीछे जी, थोड़ा सा, हाँ, बेस का एम करें जी। अब चलाएं। वेल डन मैम, आ जाए। इसका प्रेशर तो अच्छा खासा है। ये तभी रिकमेंडेड है 10 से 12 फुट के फासले पर खड़े होकर इसके चलाया जाए, क्योंकि इसके अंदर इतना प्रेशर मौजूद होता है कि आराम से 10, 12, 15 फुट तक इसका गैस भरी जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है प्लस वाटर मौजूद है। अब ये तो इनसे उठाया नहीं जा रहा, तो अब अगर नहीं भी उठाया जा रहा तो नीचे रख के भी इसको चलाया जा सकता है, अगर भारी सिलेंडर हो तो यहीं से भी रख के जो चलाया। हाँ, चलाया जा सकता है इसमें। आगे आ जाओ। अच्छा, इसी के साथ जी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो जो अभी सीख रहे हैं कि किस तरीके से आग को जो है वो बुझाया जा सकता है इन केस ऑफ एमरजेंसी। अब ये देखें कि ये बुझना शुरू हो चुकी है आग और अच्छा खासा धुआं जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये है जी, यहाँ पर इस आग को जो है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब इंडस्ट्रीज़ है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो आग को बुझाने का तरीका जो है वो इस वक्त सिखाया जा रहा है। अब लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे
कि क्या समझते हैं कि किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इस्लाम अच्छा ये बताएं, आपने ये आग बुझाने का तरीका सीखा जी है? सीख लिया। कैसा लग रहा है कि क्या आगे आगे क्या करेंगे फाइनल, जब अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए? इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। कोई इंसिडेंट होता है तो फिर हमें पता है कि हमने किस किस्म की आग को किस तरह बुझाना है। तो ये ट्रेनिंग हमारे इदारे के लिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बाहर कहीं आग लग जाती है तो फिर फ़ायदा होगा कि आप बाहर जाकर भी आग जो है वो बुझा सकेंगे, जी जी फ़ायदा होगा। इंसान की खिदमत कर सकेंगे। जी कर सकते। इंसानी खिदमत जो है वो की जा सकेगी। सर आप बताइएगा कि ट्रेनिंग से कितना फ़ायदा हुआ, कितना सीखा? फिर ट्रेनिंग से काफ़ी फ़ायदा होता है। बेसिकली प्रैक्टिस हो जाती है और यूज़ टू हो जाते हैं, तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस मिल जाती है, लिहाजा वो इस पर काबू पा सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में। तो अब ये बताएं कि इस चीज़ से इतना तो फ़ायदा हुआ कि अगर खुदा न खास्ता कोई बाहर कहीं आग लग जाती है तो आवाम की खिदमत जो है वो कर सकेंगे आप, और इंसानियत की खिदमत की खातिर जो है वो लोगों को बचा सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफ़ी लोगों को नॉलेज मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो भाई फिर दूसरे लोगों को भी गाइड करते हैं इस चीज़ के काबू पाने के लिए इमरजेंसी की सूरत में। ये बहुत अच्छी बात है कि जी इन्होंने काबू पाने के लिए जो है वो लोगों को भी जो है वो सिखा सकेंगे। अब आपने ये चीज़ नोट की कि लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर सीखा है, और सबसे अच्छी बात ये कि हम आवाम में एक जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा यही नज़र आया इन लोगों में कि जहाँ पर ये खुद सीख रहे हैं वहीं लोगों को भी सिखा रहे हैं। यानी कि इन केस यहाँ नहीं, अगर कहीं बाहर भी जिस तरह कराची के अंदर प्लाजे में आग लगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी कई लोग ऐसे होंगे जो लोगों की मदद कर रहे होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डर कर भाग रहे होंगे। तो हम मर्दों को तो ख़ास तौर पे ये होना चाहिए कि डरना नहीं, और इस चीज़ से बल्कि उस वक्त अपने आसाब पर कंट्रोल करते हुए पूरी इंसानियत को बचाना है। और वो किस तरीके से बचाना है, यहाँ पर आपने उसका जो है मुज़ाहिरा देखा है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम फैक्ट्री में आ चुके हैं एक, और इस फैक्ट्री के अंदर हम जानेंगे कि यहाँ पर किस किस्म के हिफाजती इक्विपमेंट्स जो हैं वो रखी गई हैं, और किस तरीके से हिफाजती इक्विपमेंट्स जो हैं वो रखी जा सकती हैं। तो इमरान साहब ये बताइएगा कि फैक्ट्री के अंदर हम आ रहे हैं, तो फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से जो फायर एग्ज़िट होते हैं या सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उसको कहाँ कहाँ रखा जाता है, और किस तरीके से उनको मॉनिटर किया जाता है? बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो हैं होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर काम करने आते हैं, तो उन सब की ज़िंदगी सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो फायर सेफ्टी के लिहाज से बात की जाए अगर, तो हर इंडस्ट्री के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होने चाहिए, फायर होज, रील, फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर वगैरह, फायर ब्लैंकेट्स, फायर सूट वगैरह ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर होने चाहिए। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो क्या इंडस्ट्रीज़ के अंदर डॉक्टर भी होना चाहिए? डॉक्टर की ऐसे इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया हो तो वहाँ तो सोशल वेलफेयर की तरफ से भी ऑफिस बनाए होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह फार्मेसिस्ट हर वक्त मौजूद होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि मुल्तान का जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ मौजूद है, वहाँ पर रेस्क्यू के दफातर भी मौजूद हैं, वहाँ पर अब छोटे मोटे डिस्पेंसरीज़ भी मौजूद हैं। तो क्या एक प्रॉपर हॉस्पिटल भी मौजूद होना चाहिए? हाँ जी, इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे जितना बड़ा एरिया है तो वहाँ पर हॉस्पिटल बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, और हर इंडस्ट्री के अंदर एक सेफ्टी ऑफिसर लाजमी होना चाहिए जो कि प्रॉपर ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने का जो ज़िम्मेदार भी हो, और वहाँ पर होने भी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ ही अगर हम चलते हैं एक फैक्ट्री के अंदर जिस तरह आए हुए हैं, तो यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स का होना लाजमी है। और हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो वाटर इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, ये क्या आप लोगों की तरफ से डिप्लॉयड किया गया है, ये फैक्ट्री की तरफ से होना चाहिए? लाजमी फैक्ट्री में होना चाहिए जहाँ पर पानी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इन केस ऑफ फायर। देखें, सेफ्टी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इनको हम देते नहीं हैं। डिप्लॉयमेंट की इंस्ट्रक्शंस जो है इनको हम ज़रूर देते हैं, लेकिन लगाना, इसको प्लेसिंग करना वो उनका अपना काम होता है। यानी कि
ये इनकी तरफ से ही सब कुछ लगाया सब कुछ, गया और आप लोगों का काम है इसे चेक करना कि ये किस तरीके से, जी बिल्कुल, ये सारा कुछ इसे किस तरीके से चेक करेंगे आप? आप बेसिकली जैसे ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है ये लगा हुआ है, पाइप्स वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, सेफ्टी यहाँ पर हैमर लगी हुई है, सेफ्टी मास्क हैं, सेफ्टी जो हेलमेट्स हैं, तो ये बाज़ाहिर तौर पर तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। वाटर हाइड्रेंट सिस्टम जो है ये इसको चलाकर इसके प्रेशर से हम चेक किया जा सकता है, जहाँ पर इनका प्रेशर जो कि पंप वगैरह लगा होगा वहाँ से भी चेक हो सकता है कि इसका प्रेशर कितना मेंटेन्ड है और कितना नहीं है। सामने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स को हम अभी चेक कर लेते हैं आपके सामने कि इसको कैसे चेक। फायर एक्सटिंग्विशर जी लगे हुए हैं। अब ये तो आपने देखा कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है तो कि तमाम सेफ्टी मेजर्स को किस तरह रखा जाता है। अब पानी को हमने देख लिया, अब ये है फायर एक्सटिंग्विशर, इसे किस तरह चेक करेंगे सर? अब आप बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसको चेक किया जा सकता है इसकी गेज से। अगर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लगी हुई गेज जो है इसकी निडल जो है वो ग्रीन कलर के ऊपर है, डैट मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूजेबल है, इस्तेमाल के काबिल है। तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है, छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स में देखते हैं हम वो उसमें नहीं होता ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा तकरीबन हर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर गेज होती है। छोटे साइज़ के सिलेंडर के ऊपर भी गेज होती है। हाँ, अगर कोई वो जो आजकल फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर छोटे से हैं, हैंडी होते हैं, उनके ऊपर गेज नहीं होती, वो स्प्रे टाइप होते हैं। उसके अलावा तमाम फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ये CO2 के अलावा होती है। यही हमें बताता है फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल काबिल है या नहीं। उसके अलावा इनके ऊपर ये डेट भी लगी होती है कि किस डेट को ये इन्होंने रीफ़िल करवाया, इससे भी हम चेक कर लेते होते हैं कि ये इनकी रीफिलिंग डेट क्या है, लेकिन असल चीज़ ये गेज ही हमें बताती है। अच्छा, इसके ऊपर बात कर ली जाए कि अब आपने ग्रीन रंग का बताया कि ग्रीन रंग पर होगा तो ये इस्तेमाल के काबिल है। इस्तेमाल के काबिल। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने किस्म के आते हैं? क्योंकि जिस तरह हम सिलेंडर को देखते हैं कि जिस सिलेंडर की एक डेट होती है, तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर भी एक सिलेंडर के अंदर होता है? इसकी भी कोई डेट होती है? सिलेंडर की ऐसा कोई डेट नहीं होती। सिलेंडर जो है बॉडी इसकी, अगर इसको ओपन एयर में रखा हुआ है तो फिर इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इसके ऊपर कपड़ा जो है लगाया जाए और इसको किसी शैडो वाली जगह पर, शेड वाली जगह पर जो है रखा जाए, ताकि इसको वेदर इफेक्ट जो है इसका अगर होगा तो इसकी बॉडी जो है डैमेज होगी तो यहाँ से प्रेशर जो है लीक हो जाएगा, फिर ये चलते नहीं है। फिर ये चलते नहीं है। अच्छा, ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं, ये खतरा तो नहीं? क्योंकि लोग डरते हैं सिलेंडरों से कि भाई कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। नहीं, ऐसा कोई ख़तरा इस फायर एक्सटिंग्विशर से ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। अच्छा, इसके अलावा कितनी किस्म की कंपनियां जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं? कोई बंदे को हो कि कौन सी कंपनी जो है वो रिलायबल है या कौन सी नहीं है? देखिए, कंपनीज तो बहुत सारी जो हैं वो वर्क कर रही हैं, मुल्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, दुबई से भी आती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फायर फाइटिंग का, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का बिज़नेस जो है वो कर रही हैं। तो किसी एक कंपनी को नॉमिनेट करना नहीं कर सकते, यानी कि अच्छा, उन कंपनीज को तो चेक करते ही होंगे, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? कंपनीज जो हैं, क्योंकि उनको चेक हम नहीं करते होते, जहाँ से ये लेते हैं हम मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर ही चेक करते हैं, या मज़ीद उसमें हम चेक करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलवा भी लेते हैं कि इसको चला के देखें, अगर वो चल रहा होता है तो उससे हम उसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं। ओके, हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हैं जी कुछ जो कि अभी चेक की हैं। इसके अलावा और बताइएगा कि किस तरीके से जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स को तो वहाँ पर आपने देख लिया कि इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, तो इसमें अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ जी। ये है वो पिन, ये सील होती है लॉक, ये टूटेगी और ये पिन फिर बाहर आएगी और उसके बाद फिर ये प्रेशर से दबाया जाएगा और ये है इसका मुंह। ये CO2 ये नोजल है, ये CO2 वाला है ना? ये DCP ड्राई केमिकल पाउडर है, इस पर लिखा भी हुआ ड्राई पाउडर। ओके, ड्राई पाउडर है जी। और ये किस कैटेगरी में आता है? ये जो है ये C क्लास फायर और D क्लास फायर के ऊपर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा A क्लास फायर, B क्लास फायर के लिए अलग हैं और इलेक्ट्रिसिटी की आग के लिए CO2 जो है वो अलग है। वो अलग होता है। ये है जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई सेफ्टी इक्विपमेंट फैक्ट्री में चेक करते हैं आप? जी बिल्कुल चेक करते हैं। अभी आगे चेक करते हैं कि आगे चलते हैं जी। ये चेक हो गया जी, अभी मज़ीद जो है वो हम आगे चल रहे हैं और वहीं पर ही जाकर देखते हैं। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, हम फैक्ट्री के जब अंदर आते हैं तो हमें फिर इस कुछ इक्विपमेंट्स पानी के जो है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। सर, हम फैक्ट्री के अंदर जब हम एंटर होते हैं तो अब अंदर तक भी जाहिर सी बात है सारे इक्विपमेंट्स जो है वो कहाँ तक लगा के रखने चाहिए? ये आपको नज़र आ रहा होगा फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर होस पाइप रील जो है इसके अंदर पड़ी हुई है। तो ये तकरीबन 100 फुट की होती है। 100 फुट की भी होती है, 150 की होती है। ये जो जहाँ पर लगी हुई है 100 फुट की है। तो 100 फुट के फासले पर एक अगला जो है होस हाइड्रेंट जो है वो वहाँ पर मौजूद हो। सेम एज इट इज़ जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने चेक किए हैं, तो हर 30 से 35 फुट के फासले पर एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो पॉइंट जो है वो वहाँ पर लाजमी होना चाहिए। तो अब हम इसको अगर देखते हैं तो ये इस तरीके से ये जो
फायर नोज़ल है, हाँ ये वाटर नोज़ल है, ये इसके साथ इसका कपलिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये कनेक्ट होगा। खुदा न खासा कोई बड़ी आग लग जाती है तो जो इदारे वाले हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है इसका इस्तेमाल करके किसी भी बैरूनी मदद, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड के आने से पहले खुद ही उसको बुझाने में जो है इससे इस्तेमाल करके कामयाब भी हो सकते हैं। यानी ये खुद अपने अंदर की फायर जो वो खुद भी रोकी जा सकती है। ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें जो है वो ये हैमर भी रखा हुआ। इस हैमर का क्या काम होता है? ये हैमर बेसिकली शीशे वगैरह कोई बंदा अगर फंस जाता है तो शीशे तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल जो है हैमर का किया जा सकता है। इसके अलावा और भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेफ्टी हेलमेट है। ये हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए कि अगर किसी जगह पर जा रहे हैं सर पे कोई चीज़ उसके ना गिर जाए। गोगल्स हैं, गोगल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेफ्टी बूट्स होते हैं, सेफ्टी मास्क होता है, सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी किया जाता है जी। अच्छा, अब क्या हैमर जो है वो ये इस लकड़ी का इस्तेमाल हो जाता है शीशे तोड़ने में? ये इन्होंने लकड़ी का रखा हुआ है यहाँ पर। इसका इस्तेमाल कोई हल्का कांच होगा उसके लिए तो किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मोटा कांच है उसके ऊपर फिर लोहे वाला हैमर जो है वो होना। तो और रबड़ वाले हैमर भी देखे हमने, वो रबड़ वाला भी इस्तेमाल हो सकता है। हैमर से बेहतर क्या समझते हैं कि एक इक्विपमेंट आता है जो कि सिर्फ ग्लास ब्रेकिंग के लिए होता है, क्या वो बेहतर नहीं कि ये हैमर इस्तेमाल करने से कि ग्लास ब्रेकिंग जो है वो तमाम लोगों को वो अब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हैमर जो है वो पुराना दौर हो चुका है। हैमर भी इस्तेमाल होता है, ग्लास ब्रेकिंग जो है स्टिक वो भी इस्तेमाल की तो जा सकती है, लेकिन आप जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हों तो बीच में हो सकता है कोई गलती से कोई तरीके से नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए ही ये चीज़ें रखी हुई थी और लोगों को ट्रेनिंग तो बार बार दी जाती है कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है, तो दोनों चीज़ें जो हैं रख सकते हैं इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ बनी होती हैं जिसमें फायर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं वाटर के लिए, तो इनके लिए एक पूरी अलहदा से टैंकी होनी चाहिए या ये टैंकी जो है वो ही इस्तेमाल होनी चाहिए जो आम हम घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई फैक्ट्री में एक जर्नल एक टैंकी बना लेते हैं वो फिर इस्तेमाल में भी आ जाती है रोज़मर्रा के काम के लिए भी, और उसमें पानी भी इसी तरीके से स्टोर रहता है? नहीं, जो फायर हाइड्रेंट के लिए या फायर फाइटिंग के लिए जो वाटर की है उसकी टैंकी की जो है वो अलग ही रखी जाएगी। वो जनरल यूज़ के लिए उसकी फायर के लिए जो टैंकी है वो इस्तेमाल जनरल पर्पज़ के लिए नहीं इस्तेमाल? नहीं, इसका ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड भी अगर आप रिजर्वायर रखते हैं तो वो जनरल यूज़ के लिए अलग होगा, और फायर फाइटिंग के लिए एक सेपरेट वाटर की कैपेसिटी जो है स्टोरेज जो वो होगी। अच्छा, इसी के साथ ही लास्ट सवाल ये बताइएगा कि जब ये फायर हाइड्रेंट्स तो समझ आ गए, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि जब ये वाटर टैंक जहाँ पर स्टोर होता है वहाँ पर कोई प्रेशर मशीनरीज भी लगाई जाए या सिंपल वाटर भी प्रेशर अपने आप क्रिएट कर लेता है? नहीं, सिंपल वाटर जो है अपने आप उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता कि हम एक जगह पर इस्तेमाल करें तो 100 फुट के फासले पर पानी जो है या 150 फुट तक चला जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए स्पेशल पंप जो हैं, जो कि पंप डीजल माउंटेड पंप जो हैं वो लगाए जाते हैं जो कि उसका प्रेशर जो है वो बनाते हैं। जी, तो नाज़रीन ये आपने बातें सुनी कि किस तरीके से फायर इक्विपमेंट्स को काबू किया जा सकता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे रेस्क्यू के हमले से कि रेस्क्यू अपना काम किस तरीके से करता है जब इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं, और फिर रेस्क्यू जो है वो आम आवाम के साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों को भी जो है वो रेस्क्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम रेस्क्यू के हमले से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आपको हमने तमाम चीज़ें दिखाई जिसमें पहले तो आगाही मुहिम सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ में दी जा रही थी, वो क्या थी और वो ड्रिल्स क्या थी वो दिखाई कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स इमरजेंसी की सिचुएशन में आ जाता है और उसे डील करना पड़ता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। उसके बाद हमने आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिखाए जिसमें फैक्ट्रीज़ के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर ये वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जो कि हर एक मार्केट को रखने चाहिए, और ये उस ज़िम्मेदारी किसकी होती है, या तो ये उस प्लाजे के ओनर की ज़िम्मेदारी होगी, या फिर अगर कोई मार्केट है तो फिर मार्केट के सदर जो है उनको या जनरल सेक्रेटरीज़ को ये यकीनी बनाना चाहिए कि जब किसी भी मार्केट के अंदर क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स के अंदर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं रखे जाते, प्लस फायर एग्ज़िट नहीं दिए जाते, प्लस उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि
जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं जिसमें आप लड़ सकते हैं किसी भी किस्म की आग से, तो वो भी उनमें मार्केट्स के अंदर ख़ास तौर पे, फैक्ट्रीज़ नहीं, मार्केट्स के अंदर ख़ास तौर पे, प्राइवेट मार्केट्स जो हैं या प्लाजे जो हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे रेस्क्यू के ऊपर कि रेस्क्यू जो है उसका क्या किरदार होता है जब कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं, और एक आम शख्स जो है वो रेस्क्यू से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि ये तो चले आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए तो हर वक्त हमतन गोश जो है वो अपना ज़िम्मेदारियाँ जो अदा कर रहे होते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ स्टेशन कोऑर्डिनेटर उस्मान साहब मौजूद है। उस्मान साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि कोई भी किस्म की अगर एमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें रेस्क्यू का किरदार क्या होता है? लाइक जिस तरीके से हमने देखा कि कराची के अंदर आग लगी और फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड्स ने जो है वो अपना काम किया, मगर सुनने में ये भी आया कि फायर ब्रिगेड्स जो थी वो या तो पूरी नहीं थी या फिर पहुंच नहीं सकी। तो क्या किरदार होता है रेस्क्यू का? सर, सबसे पहले बात तो ये है कि आगाही मुहिम, अवेयरनेस जो ये एक्सरसाइजेज़ हैं ये हर वक्त कंटिन्यू रहनी चाहिए। पब्लिक में भी, मार्केट्स के जो अमला है, दुकानदार हजरात हैं, और उन सब में ये आगाही होनी चाहिए कि फ़ायर अगर हमेशा छोटी से बड़ी जब होती है तो छोटी आग को कंट्रोल करना आसान होता है, जब आग बढ़ जाए तो तब वो कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, आग छोटी से बड़ी जो है वो अमूमन यही देखा जाता है कि अवाम की अपनी नाअहली की वजह से भी होती है कि उन्होंने कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए होते, या फिर वो डर जाते हैं, या अपने कहते हैं ना जज्बात या एहसास और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से वो आग जो है वो छोटी से बड़ी हो जाती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो सेफ्टी के इक़दामात होना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर एक जगह एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, उसको चलाने का आपको, या वहाँ जो पब्लिक है या दुकानदार हैं उनका जो स्टाफ है, उन्हें उसको चलाने का तरीका आना चाहिए। हाइड्रेंट्स लाजमी लगे होने चाहिए, और हर बिल्डिंग में वो सेफ्टी कोड जो है उसमें एमरजेंसी एग्ज़िट जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। एमरजेंसी स्टेयर केस बैक साइड पर लाजमी होनी चाहिए कि एमरजेंसी की सूरत में सिर्फ एक एंट्रेंस का रास्ता अगर आपके पास है तो आप एमरजेंसी की सूरत में किस किस तरफ से निकल सकते हैं, ये बाकायदा एक लेआउट प्लान लगा होना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अच्छा, बात कर ली जाती है, अब हम ज़रा डोमेस्टिक की तरफ भी आ जाते हैं। डोमेस्टिक घरों में भी आग जो है वो हमने देखा कि लगती है, और आग से डोमेस्टिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो डोमेस्टिक घरों के अंदर क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए? सर देखें, आजकल जैसे सोलर प्लेट्स हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर एक इन्वर्टर के साथ लगा होना चाहिए, उसका ना हो। पास का फार्मूला एक सादा सा फार्मूला है, उस पास के फार्मूले के मुताबिक घर वालों को उसे चलाने का तरीका आना चाहिए। छोटी आग अगर है वो आप रेत से भी, मट्टी से भी बुझा सकते हैं। अगर LPG सिलेंडर है, उसको आग लगी है, तो उसको बुझाने का एक आसान सा तरीका यही है कि एक तो उसे सबसे पहले किचन के अंदर नहीं रखना, किचन के बाहर रखें जहां हवादार जगह हो, और अगर उसे आग लगती है, लीकेज होती है, तो उसे एक गीले कपड़े या मोटे कपड़े से उसको ऐसे साइड से लपेट दिया जाएगा, तो तब वो फायर जो है कंट्रोल हो सकता है। इसी के साथ आप ये बताइएगा, पैनिक्स, अब ये आपने जो बात की कि लपेट दिया जाए, तो सबसे पहले ख़वातीन जो हैं या घर के अंदर जो जवान अफराद हैं या बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो बुज़ुर्ग अफराद तो चलो अपने सिचुएशन पे काबू पा सकते हैं, अपने जज्बात पर कंट्रोल कर सकते हैं। पैनिक सिचुएशन को किस तरीके से लड़ा जा सकता है? पैनिक सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले वही बात आ जाती है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हम स्कूलों में, कॉलेजों में, हत्ता के मदारिस तक में भी जा रहे हैं, और ये सेशन जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, और अब फैक्ट्री सर्वे भी चल रहा है, और यहाँ हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया में भी। तो हमारी कोशिश ये है कि माशरे को सेफ्टी की तरफ मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। इस सिलसिले में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ ही ये बताइएगा कि प्रैक्टिस कौन सी की जा सकती है जिससे पैनिक कंट्रोल किया जा सकता है? अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई आग लग जाती है और मैं घबरा जाता हूँ एकदम, तो मैं अपने उस घबराने को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ? देखें, सबसे पहले तो छोटी आग जो है, लेडीज़ जो हैं वो उनमें पैनिक ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर एक लेडीज़ है, उसके कपड़ों को आग लगी है,
तो या किसी बच्चे के कपड़ों को आग लगी है तो उसके लिए सबसे पहले यही है कि उसे फ़ौरन उस जगह से बाहर आकर जहाँ सेफ जगह है वहाँ पर स्टॉप ड्रॉप एंड रोल का तरीका इख्तियार करें। अगर भागेंगे, आग लगी या कपड़ों को अगर भागेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और वो आग जो है वो शिद्दत पकड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये नौ होना ज़रूरी है। ये आपके अपना कैलिबर है कि आप अपने आप को कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हार्ट मेंटली आप जितना स्ट्रॉन्ग होंगे और अपनी हाजिर दिमागी को इस्तेमाल में लाएंगे उतना ही आपके लिए आप उसे जल्द कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि आपके मुल्तान शहर में अगर कोई कैटेगरीज़ होती हैं फायर्स की, तो उन कैटेगरीज़ को किस तरीके से आप निपटते हैं उनसे, कि और आवाम के लिए भी उन कैटेगरीज़ को किस तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना चाहिए, आवाम को क्या हिफाजती सेफ्टी मेजर्स जो हैं पर कैटेगरी आग की, वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकता है? देखें, ये जैसे पेस्टिसाइड है, हर जगह पर जहाँ पर सेंसिटिव केमिकल्स मौजूद हैं तो उस जगह पर हम यही रिकमेंडेशन देते हैं फैक्ट्रीज़ में भी जाके भी कि MSDS एक शीट होती है जहाँ केमिकल्स आते हैं, वो MSDS शीट लाजमी लिखें, लगाएं कि ये फ़लाँ चीज़ से सेंसिटिव है और इसे इस चीज़ से बुझाया जा सकता है। हमारे पास AFFF भी मौजूद होता है, सिलेंडर्स भी मौजूद होते हैं और सबसे बड़ा सोर्स पानी है। ख़ुसूसन जब हम जाते हैं तो फैक्ट्रीज़ में पेस्टिसाइड की स्पेशली, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आया कि कोई वाटर सेंसिटिव जिससे आग बढ़ने का ख़तरा हो पानी यूज़ करने पर, तो ऐसा कोई केमिकल तो मौजूद नहीं है। तो उसके मुताबिक हमारी कोशिश होती है कि आग को टाइमली और बर वक्त रिस्पॉन्स देकर उसे कवर करें, क्योंकि फायर फाइटर का काम यही है कि लोग भाग रहे होते हैं और हम फायर वाली जगह पर जा रहे होते हैं। अच्छा, इसी के साथ लास्ट सवाल ये कि आपके मुल्तान में कितनी फायर ब्रिगेड्स हैं और कितनी फायर ब्रिगेड्स के साथ साथ कितने पॉइंट्स हैं जहाँ से इजीली पानी जो है वो फायर ब्रिगेड्स को मिल सकता है? सर, अपडेट करंटली हमारे हर ऑफिस में भी पानी का सिस्टम मौजूद है, टर्बाइंस लगी हुई हैं और जहाँ पर पानी हर वक्त अवेलेबल होता है, रेजरवायर भी मौजूद हैं और फायर व्हीकल भी हमारे पूरे मुल्तान में मौजूद है। लेकिन अगर मैक्सिमम कोई बड़ा डिज़ास्टर हो जाए तो हम आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ एमरजेंसी में फायर व्हीकल्स बुलवा लेते हैं, और ताकि अगर कहीं भी ज़रूरत हो तो उसे टाइमली तादाद है कोई स्पेसिफिक? जी, मुल्तान में इस वक्त 18 के फायर व्हीकल्स हैं। जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। रेस्क्यू जी अपना जो इमरजेंसी के लिए अवामुन्नास के खिदमत के लिए जो है वो कोशा है और पेश है, मगर उसी के साथ साथ आवाम को भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ख्याल रखना चाहिए कि ख़ास तौर पे बात की जाएगी हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो ये लाजमी है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के पास वाटर रिजर्वायर जो है वो होना चाहिए, कि एक टैंक वहाँ पर उन्हें ज़रूर देना चाहिए जो इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी किस्म की हेल्प आउट जो है वो रेस्क्यू को भी कर सके, हेल्प आउट कर सके, क्योंकि पानी करीब से ही भर कर ले आएंगे, प्लस और आवाम को भी जो है वो इजीली अप्रोच उसकी हो सके। और इसी के साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि इस तरह के सेशंस जो हैं उसमें ख़ुद भी अपना पार्ट प्ले करें, ताकि किसी भी नागहानी आफत से वो इनिशियल स्टेज पर खुद निपट सके, कि इसका इंतज़ार ना करें कि कोई सिविल डिफेंस के बंदे आएंगे या रेस्क्यू पहुंचेगी, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो सेकंड्स भी, मिली सेकंड्स भी आवाम की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा जो है वो बन सकता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।